प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत। पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय जो कालखंड है उसमें मौर्यों से लेकर उसके पश्चात मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिदृश्य थे उसके ऊपर चर्चा की है। और आज उसी श्रृंखला में इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम जिस कालखंड की चर्चा करेंगे वो है हर्षवर्धन का काल। और हालांकि यह परिपाटी कि राजा के नाम पर या डायनेस्टी के नाम पर किसी कालखंड को विभाजित करना ये लगभग एक पुरानी परिपाटी हो गई है और मूलतः राजा के नाम पर कालखंड को परिभाषित नहीं करना चाहिए, परंतु एक आदत के तौर पर और उसकी सुगमता के तौर पर हम यह कर रहे हैं। क्योंकि जिस कालखंड की चर्चा हम करने जा रहे हैं जो आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के कालखंड का हिस्सा है, तो वो है 7वीं शताब्दी का पहला भाग, यानी कि पहला हाफ, 600 से 650 ईस्वी तक जो उत्तर भारत में परिस्थितियां थीं, और यही वो समय है जब यहाँ हर्षवर्धन का राज है, तो इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसमें हम राजनीतिक चर्चा तो करेंगे ही दोनों खंडों में, इसके साथ साथ जो सामाजिक परिदृश्य था और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे बदलती जा रही थी, और जो शब्दावली है अधिकारियों की या प्रशासन संबंधी जो शब्दावली हमें मिलती है समकालीन स्रोतों से हर्षवर्धन के काल में, उसका क्या मतलब हम बनाएं। क्योंकि कई बार इतिहास में ऐसा होता है कि शब्दावलियां या पद का नाम वही रहता है, परंतु जो सब्सटेंटिव वे है, जो सब्सटेंटिव अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो बदल जाती है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो फॉर्म के तौर पर वो शाश्वत दिखता है, परंतु उसकी प्रकृति बदली हुई होती है। तो इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे आज के इस लेक्चर में। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो हमने पहले आपके साथ यह चर्चा किया है कि गुप्तोत्तर काल में अब बड़ा साम्राज्य संभवतः नहीं है, छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं। राजा का जो सेंट्रल कंट्रोल है अपने पूरे साम्राज्य पर, अपने पूरे राज्य व्यवस्था पर, वो पहले की भांति, जैसे अगर आप उसे मौर्य काल से कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो उससे अब वो ढीली नजर आती है। हालांकि इतिहासकार इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक जो सेट ऑफ हिस्टोरियंस हैं वो इसे विकेंद्रीयकृत व्यवस्था का आगमन मानते हैं, एक केंद्रीयकृत अवस्था के न हो पाने की वजह से। जबकि एक दूसरा सेट है इतिहासकारों का, एक दूसरा गुट है इतिहासकारों का, उनका यह मानना है कि इसमें कोई नकारात्मकता हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि छोटी पॉलिटीज जो उभर कर आ रही हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों से, वो अपने आप में किसी नकारात्मकता का परिचायक नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों का, यानी कि स्थानीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक विभेदीकरण का प्रतिफल है कि अब उसमें इतनी शक्ति है कि वो स्थानीय स्तर पर एक रूलिंग स्ट्रेटम को जन्म दे सके, और इसी का प्रतिफल हमें यह देखने को मिलता है। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इसे एक केंद्रीयकृत व्यवस्था के उतने केंद्रीयकृत नहीं हो जाने के प्रतिफल के तौर पर भी देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इसे एक सकारात्मक परिवर्तन के तौर पर भी देख सकते हैं कि पहले जहां
सघन खेती, जहां जो लोगों की आबादी है या जो अधिशेष उत्पादन की कैपेसिटी है वो उतनी डेवलप नहीं थी, उन जगहों पर अब वो कैपेसिटी बन रही है और इसी के फलस्वरूप उसमें एक राजनीतिक असर्शन वो भी देखा जा सकता है। तो इसकी चर्चा, ये जो डिबेट है हिस्टोरियंस के बीच में सामंतवाद के ऊपर या जो अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का पीरियड है और हम लोग उसी काल की बात कर रहे हैं आज, तो इसके ऊपर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। और अगर केवल हर्षवर्धन के काल को देखें, उसके साम्राज्य को देखें जो कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक व्याप्त था, तो हम पाते हैं कि जो राजा पद है उसके लिए जो शब्दावली अब प्रयोग हो रहा है, हर्षवर्धन के लिए जो शब्दावली प्रयोग हो रहा है वो अब हाई साउंडिंग है। यह परिपाटी हर्षवर्धन के पहले से ही, गुप्त काल के पश्चात से ही शुरू हो चुकी थी, लगभग 100-150 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। तो हर्षवर्धन के लिए जो टाइटल प्रयोग में लाया जा रहा है वो है परम भट्टारक माहेश्वर या महाराज अधिराज। और ये सभी टाइटल्स, जैसा मैंने आपको बताया, कि गुप्त काल के पश्चात ही आना शुरू हो चुका था। तो इसका क्या अर्थ लगाएं? क्या हम यह माने कि अब हर्षवर्धन का जो पद है या हर्षवर्धन की जो शक्ति है वो मौर्य राजाओं की भी शक्ति से ज्यादा प्रबल है और साम्राज्य का जो फैलाव है वो तो खैर हमें पता है ही, और उसका कंपैरिजन आप मौर्य काल से या गुप्त काल से कर सकते हैं। परंतु अगर पदों की बात करें तो सीधा मतलब हम यहां नहीं लगा सकते हैं। हाई साउंडिंग टाइटल्स का यहां अभिप्राय यह नहीं होना चाहिए कि अब जो राजा की पकड़ है, केंद्रीय शक्ति की जो पकड़ है वो और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, ऐसा है नहीं। कई बार शब्दावलियां भारी भरकम होती हैं, पदों के नाम भारी भरकम होते हैं, परंतु उसका जो कोनोटिव कैपेसिटी है उस हिस्टोरिकल कंडीशंस में वो उतना सघन नहीं होता है जो एक छोटे से टाइटल में प्राचीन काल में या पहले के काल में संभवतः रहा होगा। जैसा मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं कि अशोक ने केवल अपने लिए राजा शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिए कि अशोक का जो शासन है वो उसमें केंद्रीय शक्ति काफी मजबूत नहीं थी, ऐसा नहीं है। अगर कंपैरिजन करें तो शायद हमें अपोजिट पिक्चर मिलेगा। तो मूलतः मैं ये जो कहना चाह रहा हूं वो यह है कि सार्वभौमिक सत्ता की प्रकृति अब हर्षवर्धन के काल में मौर्यों से भिन्न होती नजर आती है। और ये सभी जो उपाधियां हैं परम भट्टारक माहेश्वर या महाराज अधिराज की, वो अतिशयोक्ति युक्त आप कह सकते हैं उपाधियां हैं। और ये एक आप कह सकते हैं कि इस बड़े टाइटल्स में, इस हाई साउंडिंग टाइटल्स में, भारी भरकम टाइटल्स में कहीं ना कहीं इन उपाधियों में छोटे राजाओं का होना अंतर्निहित है। यानी कि एक हायरार्की वो अपने आप में अभिव्यक्त हो जाता है। राजाओं, अलग अलग कैटेगरी के राजाओं के होने की संभावना इसमें अंतर्निहित है इन टाइटल्स में, क्योंकि अगर कोई महाराजा धीराज है तो इसका मतलब कोई महाराज भी है और कोई राजा भी है। तो राजा भी है, महाराजा भी है, महाराजा धीराज भी है। और वो आपको दर्शाता है कि कैसे जो सॉवरेन राइट्स हैं या सॉवरेनिटी है या सार्वभौमिक सत्ता है राजाओं की, वो अब हायरार्काइज्ड है और वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्यूडल
एक इथॉस है या सामंतवादी जो एक माहौल है वो पनपता जा रहा है। और अब जो राजा परम भट्टारक महेश्वर है या महाराजा धीराज है, वो आप कह सकते हैं कि ही इज द बिगेस्ट ओवरलॉर्ड, ही इज द बिगेस्ट लॉर्ड। और उसी की तरह कुछ कम शक्ति का प्रयोग करते कई दूसरे राजा भी हैं और उनका संबंध महाराजा धीराज से, जो सॉवरेन होल्डर है पॉलिटिकल राइट्स का, उससे अलग अलग तरीके से वो निगोशिएटेड है और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहां मसला ये आ जाता है कि एक महाराजा धीराज के तौर पर हर्षवर्धन के अधीन और हर्षवर्धन के अंतर्गत कई और छोटे और अधीन राजा यहां थे, जिनके टाइटल्स, जिनकी उपाधि राजा की हो सकती है, महाराजा की हो सकती है। अब ये जो राजा और महाराजा थे एक महाराजा धीराज के अंतर्गत, वो अपने इलाकों में उनकी आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्रता तो थी, पर संप्रभुता के मसले पर वो महाराजा धीराज के अधीन है। तो यहां आपको यह अंतर समझना पड़ेगा कि सॉवरेन कौन होता है। सॉवरेन वह होता है जिसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं होती है, वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है, सभी मामलों में स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर कोई, जैसे अगर आप आधुनिक युग की बात करें तो राजनीतिक तरीके से जो आधुनिक काल है वो सॉवरेनिटी किस पर वेस्ट करता है, सॉवरेनिटी किसको सौंपता है, तो वो नेशन स्टेट को सौंपता है। और एक नेशन स्टेट आप कह सकते हैं संप्रभु होता है, वह कोई भी डिसीजन ले सकता है। एक इंडिविजुअल संप्रभु नहीं होता है, एक व्यक्ति संप्रभु नहीं होता है, कोई प्रदेश संप्रभु नहीं होता है, या कोई ट्रांसनेशनल एंटिटी संप्रभु नहीं होता है। आधुनिक युग में नेशन स्टेट होता है, और अगर नेशन स्टेट के किसी डिसीजन को रोकना है तो कई नेशन स्टेट्स साथ आकर उस पर दबाव बना सकते हैं। परंतु अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो एक नेशन स्टेट संप्रभु होता है सभी प्रकार के डिसीजंस को लेने के लिए। तो वैसे ही अगर हर्षवर्धन के काल की बात करें तो हर्षवर्धन एक संप्रभु राजा है उत्तर भारत में, परंतु जो साम्राज्य है हर्षवर्धन का एक बड़े भूभाग पर, उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर, वह पूरा इलाका हर्षवर्धन के द्वारा सीधे तौर पर प्रशासित नहीं है। यानी कि डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे इलाकों पर नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं, जैसे बंगाल का इलाका हो गया, या आप कह सकते हैं गुजरात का इलाका हो गया, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां कई दूसरे राजा हैं, वो राजा हैं या महाराजा हैं, और उनकी एलिजियंस हर्षवर्धन पर है। और कई मामलों में, आंतरिक या प्रशासनिक मामलों में, ये राजा या महाराजा स्वतंत्र हैं, परंतु कई मामलों में वो हर्षवर्धन पर आश्रित हैं, उनके अधीन हैं, तो संप्रभुता उनके पास नहीं है। तो ये जो राजा और महाराजा हर्षवर्धन के अधीन हैं, वो राजा तो हैं, महाराजा तो हैं, परंतु वो संप्रभु शासक नहीं हैं, और संप्रभुता हर्षवर्धन के पास है। और यह जो तरीका है राजनीतिक सत्ता को समझने का, यह एक परिवर्तित परिस्थितियों में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम मोटे तौर पर फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं, सामंतवाद के नाम से जानते हैं, और इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कामरूप इलाका, जिसे आज के आसाम के तौर पर आप समझ सकते हैं, तो कामरूप में भास्कर वर्मन है। अब भास्कर वर्मन वहां के राजा हैं, परंतु संप्रभु शासक वो नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन के
हर्षवर्धन के का साम्राज्य जो है उसका वो एक हिस्सा भी है। वैसे ही वालाभी में यानी गुजरात, आज के गुजरात वाले इलाके में आपको ध्रुव भट्ट मिलते हैं हर्षवर्धन के काल में। वैसे ही मगध में पूर्व वर्मन राजा हैं, जालंधर के उदित हैं। ये सभी राजा या महाराजा हैं अपने इलाकों में, परंतु संप्रभुता उनके पास नहीं है और ये सभी संप्रभुता के मसले पर महाराजाधिराज यानी हर्षवर्धन के अधीन है। अतः एक सीमित क्षेत्र हर्षवर्धन के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में था और छोटे छोटे जो प्रशासनिक इकाइयां थी, और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, उसका नामकरण क्या था, उसके नाम क्या थे वगैरह वगैरह। तो छोटे जो प्रशासनिक इकाइयां थी वहां युवराजों को भेजा जाता था और उसके साथ साथ मंत्री परिषद था और अधिकारीगण थे। परंतु हम देखेंगे कि कैसे केंद्र के स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर और फिर फाइनली जो गांव के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी होते थे, उसमें केंद्र का दखल कितना होता था और कितना नहीं होता था। इसके साथ साथ, क्योंकि हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रशासन के नेचर का है, उसकी प्रकृति का है, और हम लोगों ने शुरू में इसकी चर्चा की थी कि हर्षवर्धन के काल में पद संभवतः, पदों का नाम तो है, कई बार तो अतिशयोक्ति युक्त नाम है, परंतु जो सब्सटेंटिव अंडरस्टैंडिंग उसकी है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर, वो अब थोड़ी केंद्र की कम दिख रही है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी केंद्र के अधिकारी थे या हर्षवर्धन के द्वारा नियुक्त अधिकारी थे, उनका जो वेतन भुगतान हो रहा है वो अब कैश में नहीं हो रहा है। आप अगर मौर्य काल की बात करें या गुप्त काल के शुरुआती दौर की बात करें तो अधिकारियों को नगद भुगतान किया जा रहा था, परंतु अब अधिकारियों को भी संभवतः नगद भुगतान नहीं दिया जा रहा है वेतन के तौर पर। यह एक बड़ा बदलाव है। इसके पीछे के कारण अर्थव्यवस्था से जुड़े हो सकते हैं। संभव है कि सोने के या चांदी के सिक्कों की संख्या इन शताब्दियों में, 5वीं 6वीं शताब्दियों में कम होती जा रही थी और इसके हमें प्रमाण मिलते हैं, और इसके कारण जो अर्थव्यवस्था पर एक दबाव है और जो लिक्विडिटी जिसे कहते हैं इकोनॉमी की, वो कम है और इसके फलस्वरूप एक दबाव जरूर रहा होगा अधिकारियों को नगद में वेतन भुगतान न देने के लिए। तो उन कारणों से इतर अगर सीधे प्रशासन को देखें तो कई उच्च अधिकारी, और उसका नाम आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, दौसद सधनिका या प्रमात्र या राजस्थानीय या उपरिका या विषयपति, इस तरह के नाम जो प्रशासनिक पदों के नाम हैं, इसका उल्लेख हमें हर्षवर्धन के समय से मिलता है। और संभवतः इन सभी उच्च अधिकारियों को वेतन भुगतान के तौर पर राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार है वो अपने राजस्व का 1/4 दे रहा था, न कि उसे नगद वेतन भुगतान कर रहा था जैसा मौर्यों के समय में। अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें तो वहां बिल्कुल इकाइयों में यह वर्णित है कि उक्त अधिकारी को या उक्त मंत्री को या उक्त सैनिक को कितना वेतन प्रतिमाह या प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो वैसी स्थिति अब हमें साक्ष्यों में देखने को नहीं मिलती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व का ही एक हिस्सा, संभवतः 1/4 हिस्सा अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता था उनके वेतन भुगतान के एवज में। अतः अब कर अनुदान केवल धार्मिक संस्थाओं को ही नहीं वरन अधिकारियों को भी दिया जा रहा है। या इसका आशय यह है
कि एक परिपाटी चली आ रही थी सातवाहनों के समय से कि भूमि अनुदान राजाओं के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा दिया जाता था, और अक्सर हाँ यह अनुदान धार्मिक जो बॉडीज होते थे, या ब्राह्मण थे या बौद्ध भिक्षु थे या जैन भिक्षु थे, उन्हें दिया जाता था। और अब स्थिति ये आ गई है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें भी राजस्व अनुदान में दे दिया जा रहा है। कर मुक्त आप कह सकते हैं, कोई जमीन है उसे अनुदान में दे दिया जा रहा है ताकि उनका वेतन का जो भार है उसी से वहन हो जाए। सिक्कों की कमी, जैसा मैंने आपसे पहले इसकी चर्चा की, एक वजह हो सकती है, इसके और भी वजह हो सकते हैं, और एक दूसरा एक दृष्टिकोण भी हो सकता है, उसकी चर्चा हम लोग अलग सामंतवाद के ऊपर जो थ्योरेटिकल डिबेट है अर्ली मिडिवल इंडिया के ऊपर, वो जब करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। वानभट्ट जो हर्षवर्धन के समय के रचयिता हैं और हर्षवर्धन की बायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है, तो वानभट्ट के द्वारा जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसमें सामंत शब्द है, महासामंत शब्द है, अप्त सामंत शब्द है, प्रधान सामंत शब्द है, शत्रु महासामंत शब्द है, प्रति सामंत शब्द का उल्लेख किया गया है। तो कई किस्म के सामंत हैं, और सामंत यानी फ्यूडेटरी। तो आप यह भी समझ लें कि जो भी ये राजा एक महाराजाधिराज के अधीन है, एक सॉवरेन के अधीन है, उसके भी कई प्रकार हैं। सभी राजा एक समान, सभी सामंत एक समान नहीं है, बल्कि उसमें भी अलग अलग किस्म के हैं, उसमें भी एक हायरार्की है, उसमें भी डाइवर्सिटी है, और उसी का उल्लेख वानभट्ट अपनी रचनाओं में करते हैं। अब जैसे अगर अप्त सामंत की बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये वैसे सामंत हैं जो किसी सहमति से ही किसी महाराजाधिराज या हर्षवर्धन के अधीन वो आए हैं। तो एक फ्रेंडली आप कह सकते हैं बैकड्रॉप है, एक फ्रेंडली पृष्ठभूमि है ऐसे सामंतों कि वो स्वेच्छा से उसे बड़ा राजा मान रहे हैं, और यह मामला है। वैसे ही अगर प्रधान सामंत शब्द को समझने की कोशिश करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजा के या हर्षवर्धन के सबसे विश्वासी सामंत हैं। तो उन पर उनका रिलायंस या पॉलिटिकल जो डिपेंडेंस है वो काफी ज्यादा है, और वो शत्रुता से अलग है। वैसे ही शत्रु महासामंत है। कई ऐसे सामंत या महासामंत हैं जिनके ऊपर किसी लड़ाई के पश्चात जीतकर उन्हें अपने अधीन लाया गया है, उन्हें हटाया नहीं गया, उन्हें अपने इलाके में रहने दिया गया है, आंतरिक प्रशासन वो कर रहे हैं, परंतु समय समय पर वो ट्रिब्यूट के तौर पर हर्षवर्धन को कुछ दे रहे हैं, तो उन्हें महासामंत मान लिया गया, परंतु वो शत्रु महासामंत हैं, और उन पर विशेष नजर निश्चित रूप से रहती होगी कि वो कभी रेबेल नहीं कर पाए। वैसे ही प्रति सामंत हैं जिन्हें बिल्कुल मान लिया जाता था कि वो बिल्कुल दबाव में विरोधी सामंत हैं, उन्हें जीत लिया गया है, उनके ऊपर एक मिलिट्री दबाव है, जिसके फलस्वरूप वो हर्षवर्धन के अधीन हैं, मौका मिलते वो अलग होना चाहेंगे या हर्षवर्धन का विरोध करना चाहेंगे। तो ऐसी अवस्था संभवतः रही होगी। वैसे ही कादंबरी, जो कि हर्षवर्धन का समकालीन टेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल के समकालीन उसी समय का लिखा हुआ है, वहां आप देखेंगे कि महाराजाधिराज का सामंतों के द्वारा अभिवादन के 5 तरीकों का उल्लेख किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो कल्चरल वोकेबुलरी है वो भी बिल्कुल आइडेंटिफाइड है। कई सामंत या महासामंत सर झुकाकर अभिवादन करते थे महाराजा का या हर्षवर्धन का। कई दूसरे किस्म के सामंत या महासामंत सर झुकाकर साथ में वो महाराज के पैर छूते थे।
कई सामंत जो हैं या महासामंत हैं वो सर झुकाकर पैर के तलवे, महाराजा के पैर के तलवे को उन्हें छूना होता था, और कई सामंतों को धरती पर सर रखकर राजा के पैर के या महाराजा के पैर के समीप की धरती पर सर रखकर अभिवादन करना होता था। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि हायरार्की काफी एविडेंट है। कल्चरल कोड ऑफ बिहेवियर जो है उसमें भी हायरार्की बिल्कुल व्याप्त है, जो कि अपने आप में सामंतवाद का परिचायक है। विजित राजाओं को राजभवन में दिए गए काम में विभिन्न प्रकार के दायित्व थे। कोरिक के तौर पर वो काम कर सकते थे, द्वारपाल के तौर पर भी उन्हें कई बार स्थापित किया जाता था। कई बार कई सामंतों को राजघराने में जय संवाद पढ़ना होता था। जय संवाद मतलब विक्ट्री अकाउंट, तो वो पढ़ते थे राजा के ऑनर में। तो इसके अलावा सामंतों के द्वारा महाराजा को कई मिलिट्री कैंपेन्स में सैन्य सहायता भी देना होता था। और एक उल्लेख तो ऐसा आता है कि सामंतों के द्वारा जो घोड़े भेजे गए, जो सैनिक भेजे गए किसी कैंपेन में, उसे देखकर हर्षवर्धन खुद आश्चर्यचकित हैं कि इतनी संख्या में सामंतों ने उन्हें सैन्य सहायता भेजी है। कर वसूली और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ भूमि अनुदान की परिपाटी अब हर्षवर्धन के समय काफी व्याप्त हो चुकी थी। इसकी शुरुआत गुप्तोत्तर काल से ही हो गई थी। अब पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नमक और खान के एकाधिकार भी समाप्त हो चुके हैं। तो एक जो सॉवरेन राइट होता था केंद्र सरकार का, केंद्र की सत्ता का, कि अगर किसी अनुदान में दिए गए जमीन के नीचे कोई सोने का खान निकल आए या कोई बहुमूल्य वस्तु का खान निकल आए या वहां नमक बनाने की बात हो, तो वो राइट जो है वो केंद्र के अंतर्गत सुरक्षित होता था। अब अनुदान के साथ, भूमि अनुदान के साथ यह राइट भी डोनी को दे दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे केंद्र की पकड़ अलग अलग इलाकों में कमजोर होती जा रही है। उत्तर भारत में चोरी और डकैती के लिए दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति भी अब डोनीज को दी जा रही है। मध्य और पश्चिमी भारत में सिविल मसलों पर भी जो इम्यूनिटी थी केंद्र सरकार की, वो अब जो डोनी हैं उनके पास वो इम्यूनिटी है कि अब सिविल मसलों पर भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो कि विकेंद्रीकरण की ओर हमें एक डायरेक्शन को दर्शाता है। प्रशासनिक तौर पर अगर देखें तो एक जो पूरा जो साम्राज्य है वो अलग अलग देश या भुर्ती या जिसे प्रोविंस कहते हैं उसमें डिवाइडेड था। और उस प्रोविंस के अंतर्गत आपको प्रदेश या विषय, जो कि आज के डिस्ट्रिक्ट के तौर पर आप समझ सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, प्रदेश या विषय के अंदर ग्राम यानी कई गांव थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टियर्स हैं, ये प्रशासन के अलग अलग स्तर हैं। तो देश या भूति को उसका देखरेख करने के लिए कुमारमात्य अपॉइंट किए जाते थे। अक्सर हाँ वो युवराज होते थे। वैसे ही विषय या प्रदेश को उसका देखरेख करने के लिए आयुक्तों की अपॉइंटमेंट की जाती थी। और ग्रामीण स्तर पर आप पाते हैं कि केंद्र का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता था। स्थानीय स्तर पर ही वो संचालित होता था। विलेज हेडमैन हैं या जो हेड चीफ हैं वो उसे प्रशासित करते थे। तो मोटे तौर पर इस चर्चा में हम लोगों ने ये देखा कि हर्षवर्धन के काल में जो प्रशासनिक शब्दावलियां क्या थी, जो सामंत थे उनसे किस प्रकार की अपेक्षा की जाती थी, सॉवरेनिटी किसके पास वेस्टेड था, और राजाओं के या सामंतों के कई प्रकार कैसे थे, और कैसे प्रशासनिक शक्तियां या प्रशासनिक दायित्व जो कि पहले केंद्र की सत्ता के पास होता था वो धीरे धीरे अब प्रदेश या आप कह सकते हैं विलेज लेवल पर, उसे लोकल स्तर पर उसका एसर्शन हो रहा है।
कई जो मोनोपोली राइट्स होते थे सॉल्ट का या माइनिंग का, वो भी अब स्थानीय स्तर पर एक्सरसाइज किया जा रहा है और केंद्र का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। सिविल मैटर्स पर भी या इवन जो दंड देने की जो शक्ति है वो भी अब स्थानीय स्तर पर एक्सरसाइज की जा रही है। स्थानीय जो शक्तियां हैं उनके द्वारा एक्सरसाइज की जा रही हैं और जो केंद्र के प्रति स्थानीय प्रशासन का जो दायित्व है वो ओकेजनल है और वो किसी ओकेजन पर वो उन्हें ट्रिब्यूट के तौर पर सामंतों के माध्यम से कुछ पहुंचा रहे हैं। तो ये एक खाका हमने देखा अर्थव्यवस्था और प्रशासन का हर्षवर्धन के काल में। धन्यवाद।